गुरुकुल के द्वारा समायोजित इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र, एसोसिएट प्रोफेसर सेंट स्टीफेंस कॉलेज संस्कृत डिपार्टमेंट में एक बार फिर से आप लोगों के साथ भाषा विज्ञान के ऊपर विमर्श के लिए यहां उपस्थित हूं। मित्रों, हमारी एक श्रृंखला चल रही है वो संस्कृत भाषा विज्ञान को लेकर के, और उसमें अपने पिछले कई विषयों के ऊपर चर्चा करने के बाद खास करके भाषा की उत्पत्ति, भाषा के स्वरूप, भाषा की विशेषता, भाषा के अलग अलग भेदोपभेद, उनके बाद आज मैं भाषा के वर्गीकरण की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं। यहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेज। यद्यपि संस्कृत लिंग्विस्टिक्स की हम बात यहां कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी लिंग्विस्टिक्स हो या संस्कृत लिंग्विस्टिक्स की बात की जाए तो बिना किसी दूसरे भाषा की चर्चा किए बिना हम किसी अन्य भाषा को नहीं समझ सकते, या जिस भाषा की विशेषता को जानना हम चाहते हैं उस विशेषता को जानने के लिए दूसरी भाषा को भी समझना आवश्यक होता है। और इसी क्रम में जब विश्व की सारी भाषाओं की स्टडी हुई तो उसमें कई प्रकार की समानता देखी गई, किसी प्रकार की असमानता देखी गई, साम्य और वैषम्य हमने पाया। तो इस रूप में जहां समानता थी तो समानता के आधार क्या हैं, और अगर विषमता है तो उस विषमता का आधार क्या है, इसका हम विश्लेषण पाते हैं। और उसी आधार पर भाषाओं का एक फोल्डर बनाया गया कि यानी जहां पर कई सारी भाषाएं होती है तो उन भाषाओं की समानता के आधार पर समान भाषा का एक वर्ग बना दिया गया। और उसी प्रकार जिस भाषा में हम विषमता देखते हैं कि आपस में भाषा में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, तो उस आधार पर हमने भाषा का ये किया, अलग रूप बना दिया। मित्रों, इसी क्रम में हम पाते हैं कि कई सारी ऐसी भाषाएं हैं जिस भाषा के शब्द संरचना में, रूप संरचना में, या उनके वाक्य वैशिष्ट्य में, वाक्य प्रयोग में, उसके उच्चारण में कई प्रकार की विविधता देखी गई, और उस विविधता के आधार पर भाषाओं का हमने वर्गीकरण किया। भाषा के इस वर्गीकरण को यदि समझना हो तो हम उसको इस दृष्टि से समझते हैं कि भाषाओं का वर्गीकरण भाषिकी का साक्षात रूप से विवेच्य विषय नहीं है। अर्थात अगर आप भाषा विज्ञान की बात करेंगे, लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं, तो उसके अंतर्गत जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति का उल्लेख नहीं किया गया, जिस प्रकार भाषा की उत्पत्ति का विश्लेषण को भाषा विज्ञान का अंग नहीं माना गया, उसी प्रकार भाषा के वर्गीकरण को भी भाषिकी के अंतर्गत, लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत, भाषा विज्ञान के अंतर्गत प्रायशः विवेचन में नहीं लाया जाता। किंतु इसके अध्ययन का एक महत्वपूर्ण उपफल है, अर्थात इसके अध्ययन का एक हम परिणाम देखते हैं, एक फल देखते हैं। वह यह है कि उन भाषाओं के संबंधों को हम इस वर्गीकरण के आधार पर ही समझ पाते हैं। अब उदाहरण के लिए अगर हम संस्कृत की बात करते हैं तो उस भाषा के साथ साथ हम हिंदी को भी समझने का प्रयास करते हैं, समझ लेते हैं, या अन्य जो उत्तर भारतीय भाषाएं हैं सामान्यतया उन भाषाओं का संबंध हम संस्कृत के आधार पर निकाल करके इन सारी भाषाओं की समानता को समझते हैं, और तदनुसार उसके वैज्ञानिक पक्ष को हम विशिष्ट रूप में सामने लाते हैं। भाषिक अध्ययनों से प्राप्त परिणामों के आधार पर भाषा विज्ञानियों ने विश्व की भाषाओं को जिन दो रूपों में विभाजित करने का यत्न किया है वे हैं, यानी दूसरे शब्दों में अब मैं आपके सामने आपको भाषा का जो वर्गीकरण है उनको एक मोटा मोटी, एक अगर कहें कि मेन हेडिंग अगर उसको मानकर चलें, मुख्य शीर्षक के आधार पर हम दो रूपों में उसे जानते हैं। और ये दो रूप हैं जिसे कहते हैं आकृति मूलक और पारिवारिक, अर्थात आकृति मूलक वर्गीकरण और पारिवारिक वर्गीकरण। इंग्लिश में इसके लिए टर्म है मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिकल। पारिवारिक वर्गीकरण को कहते हैं जीनियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल। जैसे अगर हमने अभी संस्कृत का नाम लिया, हमने हिंदी का नाम लिया, हमने मराठी का हम नाम लेते हैं, हम गुजराती का नाम लेते हैं, हम राजस्थानी का नाम लेते हैं, हम
इधर भोजपुरी चले, मैथिली चले, अंगिका चले, वज्जिका चले, ब्रज चले, अवधी चले, तो इन भाषा की जो विशेषता है उस आधार पर हम उसको एक परिवार की भाषा मानते हैं। और इसी पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर हम यह कहते हैं कि प्रायः सारी आर्य भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत कही जाती है। तो यह पारिवारिक वर्गीकरण है। तो मित्रों, ये दो प्रकार के वर्गीकरण हैं, आकृति मूलक और पारिवारिक। हम समझते हैं कि आकृति मूलक किसे कहते हैं, आकृति मूलक वर्गीकरण किसे कहते हैं। तो देखेंगे आप, शब्द की रचना के आधार पर, पदों की रचना के आधार पर इन भाषाओं का वर्गीकरण एक रूप में देखा जाता है। अब ये शब्दों का या पदों का वर्गीकरण क्या होता है, तो हम इसे भी समझते हैं। उसी को देखिए, जो अभी आपने सुना रूपात्मक, मॉर्फोलॉजिकल, हम अब पहले आकृति मूलक का समग्र विश्लेषण करेंगे, क्योंकि आकृति में मूलक के भेदों पर भेद हैं, इसी तरह पारिवारिक के भेदों पर भेद बनेंगे। तो एक लंबी श्रृंखला इस भाषा के वर्गीकरण की अभी चलेगी। तो इसमें सर्वप्रथम आकृति मूलक को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसके दो फॉर्म देखे जाते हैं, एक है रूपात्मक और एक है वाक्यात्मक। सिंटैक्टिकल की चर्चा की, मॉर्फोलॉजिकल की चर्चा की। अर्थात शब्दों की संरचना के आधार पर हम संस्कृत में जानते हैं मूल धातु है गम, लेकिन उसमें त्वा लगा देते हैं तो गत्वा बन गया, तुमुन लगा दिया गंतुम बन गया। अन्य इसी तरह से तव्यत लगा दें, अनियर लगा दिया, त लगा दिया, तवतु, ऐसे कई सारे प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों के योग से हम धातुओं का निर्माण शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। वहां पर भी क्या है, रूपात्मक है। और इसी के अंतर्गत पद संरचना के साथ साथ वाक्य संरचना की भी चर्चा करते हैं। और चूंकि वाक्य संरचना की चर्चा करते हैं, इसीलिए इसे वाक्य मूलक कहा जाता है या पद मूलक, पदात्मक कहा जाता है। मित्रों, ये रूपात्मक को समझने के लिए आवश्यक यह है कि किसी भी शब्द का एक मूल शब्द होता है, जिसे कि संस्कृत में प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे हम कंसंट्रेट करें कि एक मूल शब्द है बालक। अब यह बालक शब्द में आप पाएंगे कि किसी भी प्रकार की विभक्ति नहीं है। अगर हिंदी की दृष्टि से समझने की कोशिश करें तो इसमें हम क्या पाते हैं कि बालक ने, बालक को, बालक का, बालक के द्वारा, बालक के लिए, बालक में, बालक से आदि, ऐसे ये एक आप पाते हैं कि प्रीपोजिशनल फॉर्म हम देखते हैं, एक विभक्ति रूप देखते हैं। अर्थात उस पद में एक आकांक्षा का आविर्भाव हो जाता है। लेकिन केवल बालक मात्र बोलते हैं तो उस शब्द से किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति नहीं निकलती। तो बालक यहां प्रातिपदिक है, ये मूल ओरिजिनल वर्ड होता है। जैसे राम शब्द है, राम शब्द कहने से वाक्य में उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा, हमें संस्कृत में उसके लिए रामः शब्द बनाना पड़ता है। और तदनुसार संस्कृत में विधान है इसके लिए 21 प्रत्ययों का। और आप लोग सभी उस 21 प्रत्ययों को जानते हैं, सुप जिसे कहा जाता है, सु और जस, आम और सस, टाभ्याम भी, संज्ञेभ्याम रस आदि करके, और अंत में जाकर के नी ओ सुप, जो आखिरी सुप है, सुप का प और राम जो प्रारंभिक जो सु है उसको मिला करके एक पूरा का पूरा समवाय का निर्माण किया गया, जिसे सुप प्रत्यय कहा गया। इसी प्रकार जब क्रियापद में हम आते हैं तो धातुओं के साथ कुछ प्रत्यय लगा करके उन धातुओं के रूप चलाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं पठ धातु या गम धातु या हस धातु या लिख धातु, किसी भी एक धातु को पकड़ लें तो पठ धातु मात्र कह देने से क्या होता है, निर्माण नहीं हो रहा है शब्द का, केवल पठ पठ। लेकिन उसी में जब हम टिप लगाते हैं, उसी में जब हम, आप जो भी देखिए, इनके भी 18 प्रत्यय होते हैं, 9 प्रत्यय परस्मय पद के और 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के। तो ये 18 यहां पर हम तिङंत पाते हैं। तो इसीलिए इन दोनों को मिलाने से जिसका निर्माण होता है उसे पद कहते हैं। और आप लोग संज्ञा प्रकरण में, संस्कृत जब व्याकरण पढ़ते होंगे तो संज्ञा प्रकरण में यह सूत्र आता है, यह लक्षण आता है कि सुप तिङंतम पदम, अर्थात सुप प्रत्यय लगने से और तिङंत प्रत्यय लगने से, तिङ प्रत्यय लगने से जिसका निर्माण होता है हम उसे पद कहते हैं। तो इन दैट सेंस रामः इज अ पद, राम एक पूर्ण नाम है, एक पूर्ण पद का निर्माण करता है। और संस्कृत की महती विशेषता है, सबसे बड़ी विशेषता है कि क्लियर इंस्ट्रक्शन है हमें कि ना विभक्तिकम पदम प्रयुंजित, कि बिना विभक्ति के पदों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए या पदों का प्रयोग नहीं होता है। राम गच्छति नहीं होगा,
रामः गच्छति होगा, या रामः गम नहीं होगा, वहां पर रामः गच्छति करना पड़ेगा। अर्थात जब तक हम उस विभक्ति सुबंत और तिङन्त प्रत्यय मिला लगा करके शब्द का, पद का निर्माण नहीं कर लेंगे, तब तक वह वाक्य में प्रयोग करने लायक नहीं होगा। अब जो यहां पर हमने दो बातें की, एक मूल शब्द की बात और एक प्रत्यय की बात की, ये दोनों पद, मूल शब्द की भी अपनी आइडेंटिटी है और प्रत्यय की भी अपनी आइडेंटिटी है। मूल शब्द नहीं होगा तो प्रत्यय नहीं लगेंगे, प्रत्यय नहीं होगा तो मूल शब्द नहीं लगेंगे। इसलिए दोनों शब्द की आइडेंटिटी है, दोनों शब्दों की सत्ता है, दोनों के प्रयोग की सत्ता है, और तब जाकर के यहीं पर हम एक विशेष शब्द प्रयोग करते हैं, अर्थ तत्व और संबंध तत्व की बात करते हैं। मित्रों, जिसकी अभी हमने आपके सामने चर्चा की, मूल शब्द प्रातिपदिक और विभक्ति चिन्ह जो लगते हैं, जो प्रत्यय लगते हैं, वह उसका रूप तत्व कहलाता है। और आपके सामने आसानी से आप पाते हैं कि ये क्लियरली स्लाइड्स पे देख रहे होंगे कि इसको अच्छी तरह से हमने प्रयोग में लाया है आपके सामने। अब वाक्य है जैसा भी रामः पठति हमने कहा, तो उसमें अर्थ तत्व, जो दो शब्द हमने कहा, अर्थ तत्व और संबंध तत्व, ये दोनों तत्व क्या होते हैं? तो जो राम, जिसे मूल शब्द कहा, जिसे हमने प्रातिपदिक कहा, वह अर्थ तत्व कहलाता है। इसी प्रकार जिसे हमने संबंध तत्व कहा, वह संबंध तत्व क्या है? रामः का विसर्ग। आप नीचे देखेंगे कि हमने केवल विसर्ग मात्र का प्रयोग किया है, यह बताने के लिए कि रामः पठति, जिस वाक्य को हम यहां पे उदाहरण में ले रहे हैं, वहां पर रामः में जो अर्थ तत्व है वो राम है, लेकिन उस राम को वाक्य में प्रयोग करने के योग्य जो बनाता है, अर्थात सुबंत, सुप यानी विसर्ग आदि, वह संबंध तत्व कहलाता है। इसी प्रकार जो क्रियापद है, उस क्रियापद में पठ, आप देख रहे होंगे कि पठ में चूंकि हलंत होना चाहिए था, लेकिन हमने सविशेष यहां पर हलंत नहीं दिया है, केवल आपकी समझ के लिए। अन्यथा जब हम धातुओं का प्रयोग करते हैं तो पठ में हलंत लगेगा, तभी जाकर के ये धातु का बोधक होगा। क्योंकि अगर उससे हम हलंत हटा लेते हैं तब ये लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द बन जाएगा। लेकिन यहां पर हमें इसे लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का शब्द ना समझकर इसे एक इंटेंडेड यूज किया जाना समझना चाहिए। क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होता है कि पठ धातु में जहां पर ठ हलंत है, अगर उसमें तिप प्रत्यय लगाएंगे तो सामान्य नियम से तो पट्टिप होना चाहिए, लेकिन पाणिनि के व्याकरण में आप लोग सिद्धांत कौमुदी आदि में पढ़ते होंगे कि पठति तक पहुंचने की एक प्रक्रिया है, और उस पठ के ठ हलंत के लिए भी एक प्रत्यय आता है। आप शप आदि प्रत्यय जानते होंगे, जिससे अ का आगम होकर के वहां पठ ठ पूरा होता है। तो मैंने उसी पूरे का प्रयोग किया है ताकि आप पठ के ती को समझ सके, अन्यथा यह पठ हलंत, ठ हलंत और यह तिप होगा। तो संबंध तत्व यहां क्या बना? ती बना संबंध तत्व। अब यह अगर विसर्ग उदाहरण है या ती हमने उदाहरण में लिया, तो इसका यह अर्थ नहीं कि यही दो उदाहरण जो है संबंध तत्व है। रामः के, राम शब्द के जितने भी रूप हैं, उन रूपों में आने वाले जो प्रत्यय हैं वे संबंध तत्व की व्याख्या करते हैं। इसी प्रकार पठ धातु के जो परस्मय पद में जो 9 रूप हैं, और किसी अन्य यानी लभ धातु के जो परस्मय आत्मने पद में जो 9 होंगे, वो लगा के इस तरह से 18 यहां पर हम संबंध तत्व की बात करते हैं पुनः। लेकिन ना तो 21 ही संबंध तत्व होते हैं और ना ही 18 ही संबंध तत्व होंगे, क्योंकि संबंध तत्व का यहां पर अर्थ है प्रत्यय मात्र। तो अब सामान्य अर्थ क्या हुआ कि आकृति मूलक वर्गीकरण के अंतर्गत हम मूल शब्द जो ओरिजिनल फॉर्म में है, यानी जिसको हम कच्चा कहते हैं, जो अभी रॉ है ना, उस शब्द के माध्यम से, उस शब्द में विविध प्रत्ययों के प्रयोग से जहां पर हम उसको वाक्य में प्रयोग लाते हैं, तो उस शब्द संरचना के आधार पर हम इसे आकृति मूलक कहते हैं। और आकृति मूलक की दृष्टि से देखेंगे तो यहां पर भी अगर आप हिंदी और संस्कृत हो या यहां तक कि इंग्लिश हो, हम उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर भी गो, वेंट, गॉन जो चेंजेज हो रहे हैं, अगर वेंट हो रहा है, डू अगर डूइंग हो रहा है, ईट अगर ईटिंग हो रहा है, आईएनजी जो है वहां पर वो आईएनजी संबंध तत्व है। इसी प्रकार अगर धातु है हिंदी में खाना, और उस खाना को हम कन्वर्ट करते हैं खाता है, या है वाक्य है धातु क्रिया है पढ़ना,
तो पढ़ना को जब अगर हम प्रयोग में लाते हैं, पढ़ता है, पढ़ेगा, पढ़ना चाहिए, पढ़ लिया या पढ़ो, ऐसे जो प्रयोग लाते हैं तो वह प्रत्ययों के जुड़ने के कारण उस पढ़ना क्रिया में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यह समानता निकल आती है दोनों भाषाओं में। तो आकृति मूलक वर्गीकरण के आधार पर हम इन दोनों भाषाओं को एक पैकेट में रखते हैं। इसके साथ आप देखिए मित्रों, मैंने बार बार देखा जब आप लोगों की टिप्पणी आती है YouTube पे, आप जब नीचे टिप्पणी देते हैं तो उसमें बार बार एक रिक्वेस्ट रहा है, कई बार, हर लेक्चर में तो नहीं, लेकिन कई ऐसे लेक्चर में हमने बार बार देखा कि हम इस विषय को समझने के लिए किन किन पुस्तकों का सहयोग लें। तो हमने उस दृष्टि से जो क्योंकि भाषा विज्ञान में खास करके छात्रों की यह समस्या रहती है, वो हार्डली 1 या 2 पुस्तकों के नाम जानते हैं, तो वो बार बार पूछते हैं कि सर और कोई पुस्तक बताएं। तो मैंने भाषा विज्ञान के लिए एक संक्षिप्त बिब्लियोग्राफी दी है जहां पर छात्रों की पहुंच आसानी से हो सकती है। और अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि पहली पुस्तक का नाम है डॉक्टर जो गुणे हैं, PV गुणे हैं यहां पर, और वो है एन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव फिलोलॉजी। ये किताब अपने आप में मील के पत्थर है, बहुत ही शानदार ये पुस्तक है और कई लोग इनको रेफर भी करते हैं। हिंदी भाषा विज्ञान लेखन में जो सर्वाधिक जिसका प्रभाव है, हम देखते हैं डॉक्टर तारापुरवाला का एलिमेंट्स ऑफ द साइंस ऑफ लैंग्वेज। ये भी क्या है, ये इंग्लिश मीडियम में आने वाली किताब है, इसलिए प्रारंभिक जो 3 पुस्तकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के जो छात्र होते हैं उनके लिए पुस्तकों की न्यूनता देखी जाती है। ये अलग विषय है कि आज इंटरनेट पे सारी बातें अवेलेबल है, सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, लेकिन इट इज जस्ट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल द टाइम योर इंटरनेट। समटाइम्स लाइक इन जर्नी व्हाइल यू आर ऑन ट्रेवल, तो उस समय आप क्या करते हैं कि इसी हार्ड कॉपी को या कहीं या निकल रहे होते तो हार्ड कॉपी से पढ़ते हैं। तो इस दृष्टि से ये पुस्तकों के नाम है, और जिनको बुक कलेक्शन में भी रुचि हो उनके लिए भी यह है डॉक्टर M श्रीमन नारायण मूर्ति। इसकी किताब को मैं सबसे ज्यादा कहता हूं अपने स्टूडेंट्स को कि ये इंग्लिश मीडियम के हैं, ये अच्छी पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लिंग्विस्टिक्स। अच्छी पुस्तक का ये अर्थ नहीं है कि ये सबसे अच्छी है, बल्कि ये इजी टू गेट है, और जो एक फॉर्मेटिंग है खास करके संस्कृत भाषा विज्ञान को विश्वविद्यालयों में समझाने का, वो उसी फॉर्मेटिंग से ये बुक जो है डेवलप किया गया है। इसीलिए मैं इनको ज्यादा कहता हूं, प्रेफर करता हूं। मैं एक और पुस्तक का नाम लूंगा जिस पुस्तक का नाम यहां पर नहीं दिया है, क्योंकि उस पुस्तक को, वो बड़ी पतली सी किताब है लेकिन भाषा विज्ञान की सारी बातों को उसमें संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत कर दिया गया है, तो उसकी भी चर्चा करूंगा। पहले इस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री, तुलनात्मक भाषा शास्त्र, डॉक्टर मंगल देव शास्त्री की पुस्तक है जिसका नाम है तुलनात्मक भाषा शास्त्र। मित्रों, इसके बाद है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, इनकी पुस्तक का नाम है सामान्य भाषा विज्ञान। फिर हमने नाम लिया है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, ये भी सबके बीच में है, उपलब्ध है, भाषा विज्ञान। मैं इसमें से 3 नाम जो है अभी रिजर्व रख रहा हूं, इसलिए मैं आ जा रहा हूं डॉक्टर मनमोहन गौतम की पुस्तक जिनका नाम है सरल भाषा विज्ञान। अब जो बाकी जो 3 है, जिसमें डॉक्टर देवीदत्त शर्मा की पुस्तक है भाषिकी और संस्कृत भाषा, डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी आचार्य की पुस्तक और डॉक्टर कर्ण सिंह की पुस्तक। मित्रों, छात्रों में जो सबसे अधिक प्रचलित पुस्तक है वो है डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी आचार्य की पुस्तक भाषा विज्ञान वाली, और उसके साथ साथ साहित्य भंडार मेरठ से पब्लिश बुक है डॉक्टर कर्ण सिंह भाषा विज्ञान, क्योंकि ये इजी टू ग्रास्प है। हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए मानो ये गाइड बुक है, इसे पढ़ के और वो अपनी बड़ी बड़ी परीक्षाओं के आंसर इन्हीं दोनों पुस्तकों से पढ़कर देखते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम के छात्रों को मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ ओरिजिनलिटी और कुछ एक सुंदर उदाहरणों के लिए अगर हो तो वो डॉक्टर देवीदत्त शर्मा की पुस्तक भाषिकी और संस्कृत भाषा जरूर पढ़ें। ये पुस्तक जो डॉक्टर देवीदत्त शर्मा की किताब है, जो अच्छे खास करके जो विद्वान लोग हैं इस पुस्तक को जरूर रेफर करते हैं, क्योंकि बड़े सुंदर तरीके से इन्होंने डेवलप किया है, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हरियाणा ग्रंथ अकादमी ने किया है। तो मेरी तरफ से ये है। अदरवाइज तो डॉक्टर कपिलदेव द्विवेदी आचार्य की पुस्तक छात्रों में सर्वत्र उपलब्ध है, डॉक्टर कर्ण सिंह की किताब सर्वत्र उपलब्ध है, आप सभी लोग ने इनसे ही पढ़ा होगा। मैं केवल देवीदत्त शर्मा की किताब को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस पुस्तक की अच्छाई के कारण आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और जिस एक पुस्तक का मैंने नाम लिया, जिसका कि इस जगह पर सूची में जिसको हमने नहीं दिया है, उस पुस्तक का नाम, वो पुस्तक के जो लेखक है वो है चक्रधर कर्नाटक।
बड़ी पतली किताब आती है, जैसे संस्कृत के टेक्स्ट बुक रघुवंशम, कुमार संभवम, इस तरह की जो किताबें आती है मोटी, हार्डली 200 पृष्ठों की किताब, तो उस रूप में वो किताब छोटी उसी साइज में, हाफ साइज की किताब है। आप अपने जेब में भी, पॉकेट में लेकर भी कैरी कर सकते हैं, लेकिन भाषा विज्ञान के सारे महत्वपूर्ण विषयों को उसमें उपस्थित किया गया है, उसमें प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए सहज और सरल अवबोध के लिए अगर आप पुस्तक खरीदना चाहते हैं तो चक्रधर कर्नाटक की पुस्तक रखें, और उस पुस्तक की कीमत भी कम है। तो ये मैंने आप लोगों के उन प्रश्नों का समाधान दिया जिसमें कि आप लोगों ने बार बार पूछा है कि सर कौन सी पुस्तक पढ़ें, कौन सी पुस्तक पढ़ें। अस्तु, यद्यपि ये उस पारिवारिक या आकृति मूलक वर्गीकरण का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उससे मुझे आगे बढ़ना था, बीच में यह बताना जरूरी था। अब आकृति मूलक वर्गीकरण के भेद को लेकर के चलें। इस आकृति मूलक वर्गीकरण के भी भेद हैं। आप देखेंगे अयोगात्मक, योगात्मक, क्षमा करेंगे यहां पर आ लिखा चला गया है, वो प्रिंटिंग उसको कह सकते हैं कि लिखने की त्वरा रही है। अयोगात्मक, आइसोलेटिंग, इसके लिए इंग्लिश में आपके पास टर्म आएगा। स्पष्ट है, योगात्मक और अयोगात्मक में भेद स्पष्ट करने के लिए हमने आपके सामने जो एक मूल विषय रखा है, शब्दों को देखिए। शब्द क्या कह रहा है? अयोगात्मक, अर्थात जहां पर परस्पर दोनों का योग न दिखे। और योगात्मक का अर्थ क्या होता है? जहां पर योग दिखे। तो मित्रों, ये आकृति मूलक भी क्या है? अयोगात्मक और योगात्मक दृष्टि से है। जैसे अगर हम संस्कृत भाषा की बात करते हैं या उत्तर भारतीय भाषाओं की बात करते हैं, तो ऐसी भाषा को समझने के लिए हमें जरूरी क्या होता है कि हम उसके संयोग को देखते हैं। और उत्तर भारतीय भाषाएं सामान्यतया योगात्मक भाषा है, वो बिना योग के नहीं चलती भाषा। अर्थात जब तक उसमें संबंध तत्व नहीं डलेगा तब तक उस भाषा का विस्तार नहीं है। यद्यपि आप कह सकते हैं कि जब हम कहते हैं कि संस्कृतम पठ, अगर इस वाक्य पे कंसंट्रेट करें तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पठ शब्द है, ये पठ शब्द वस्तुतः इसमें किसी प्रकार का योग हमें विजिबल नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन इसीलिए पहले मैंने स्पष्ट कर दिया था वहां पर कि नहीं, यह भी एक प्रयोग है, और यह लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग में आता है, जिसको हम कहते हैं कि संस्कृत पढ़ो। तो पठ का रूप जो है वो आज्ञा के अर्थ में बन रहा है। अयोगात्मक भाषा, ये इसको अपने आप में ढूंढना एक जो है, ये खास करके भारतीय भाषाओं के संदर्भ में अयोगात्मक भाषा का रूप स्वरूप कम देखा जाता है। और वो इसलिए कम देखा जाता है कि मित्रों, जो ये अयोगात्मक है उसको आप इस ढंग से जान सकते हैं कि भाषाओं का वह समूह, ठीक है ना, जिसमें अर्थ तत्व के साथ संबंध तत्व का योग नहीं होता। जैसा मैंने अभी आपके सामने कहा, हम गम धातु के साथ क्त्वा प्रत्यय वहां नहीं देख सकते, या हम कोई अन्य भिन्न प्रकार के रूप स्वरूप नहीं देख सकते। और योगात्मक में क्या होता है कि हम उसके रूप स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज हमें दिखाई देती है। इसलिए ये दो प्रकार के भेद किए गए हैं। और मैं उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सूडानीज है, सूडानी भाषा है, या इसी तरह से चाइनीज है। चाइनीज में जो है ना, सबसे ज्यादा आप पाएंगे कि यह योगात्मक स्वरूप है। तो ऐसे कई भाषाओं के भेद हैं, जिसके कारण अब योगात्मक क्यों है, इसके लिए मैं फिर से आपको बैक स्लाइड्स पे ला रहा हूं कि योगात्मक को समझने के लिए ही यहां पर है कि कई जगह पर संस्कृत में और इसमें इसकी प्रवृत्ति ही है कि बिना योग के यह भाषा नहीं चलती है। इसलिए जब भाषा विज्ञान की जो 4 विधाएं हम देखते हैं, जिसमें कि हम ध्वनि विज्ञान की चर्चा करते हैं, रूप विज्ञान की चर्चा करते हैं, वाक्य विज्ञान की चर्चा करते हैं और अर्थ विज्ञान की चर्चा करते हैं, ये भाषा विज्ञान के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। यद्यपि और क्षेत्र है जिसमें कि कोश विज्ञान भी है, लिपि विज्ञान आदि भी है, लेकिन जब वहां पर हम रूप विज्ञान की चर्चा करते हैं तो मैं समझता हूं कि कदाचित जब इन्होंने कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स के लिए संस्कृत को जब इन्होंने महत्व देना शुरू किया, संस्कृत को समझना शुरू किया, तो मैं समझता हूं कि उसी दृष्टि से कालांतर में बाद में आकर के आप देखेंगे कि संस्कृत के आधार पर भाषा विज्ञान का एक प्रमुख भेद जो किया गया वह किया गया रूप विज्ञान।
मॉर्फोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स उसको हम कहते हैं। और संस्कृत की यह प्रवृत्ति केवल पाणिनि के कारण नहीं आई है, यह प्रवृत्ति वैदिक संस्कृत में भी आप देखेंगे। वैदिक संस्कृत में भी उपसर्गों का प्रयोग होता है, वैदिक संस्कृत में भी प्रत्ययों का प्रयोग है। आप वहां पे त्वा प्रत्यय के कई फॉर्म देखेंगे, तुमुन प्रत्यय के कई फॉर्म देखेंगे, यहां तक कि आप वहां पर जो शब्दों में भी परिवर्तन है कि अगर देवासह है देवाह है देवासह है, जनाह है जनासह है, ये हालांकि ये अपवादात्मक प्रयोग है। लेकिन अगर देव शब्द से देवाह बन रहा है, जन शब्द से जनाह बन रहा है, तो नेचुरली उस वर्ग उस शब्द में उत्पन्न होने वाले विकार के लिए कोई एक्सोजेनेटिक फोर्स चाहिए, कोई बाह्य शक्ति चाहिए, और वही जो बाह्य शक्ति है वह प्रत्यय रूप में आता है, और जिसके कारण उस प्रत्यय को मूल रूप से हम योग का एक प्रमुख फैक्टर मानते हैं। इसलिए संस्कृत आदि जो भाषा है, भारोपीय भाषा है, उसे योगात्मक भाषा कहा गया। अब यहां पर संबंध तत्व की जो पुनः पुनः चर्चा की, ये समझना बहुत जरूरी है मित्रों। ये एक अपने मन में बिठा लेने वाली बातें हैं कि हम अगर अर्थ तत्व और संबंध तत्व को भाषा में नहीं पकड़ते, बल्कि कक्षा में हम एक प्रयोगात्मक रूप से छात्रों के सामने 5-10 वाक्य देते हैं और सबको कहते हैं कि टेबल बना के कि एक एक वाक्य का टेबल बनाओ और एक में अर्थ तत्व लिखो और दूसरे में संबंध तत्व लिखो। उदाहरण के लिए एक पूरा वाक्य ले लीजिए, रामः पुस्तकम पठित्वा गृहं गच्छति। यह वाक्य है, रामः पुस्तकम पठित्वा गृहं गच्छति। अब इसमें क्या है, रामः शब्द टेबल हमने कहा बनाने के लिए, तो एक जगह राम लिखेंगे, दूसरी जगह विसर्ग लिखेंगे। और एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना चाहें, अगर नॉलेज बेस्ड है आपका इंफॉर्मेशन, तो ब्रैकेट में आप सु लिख लीजिए। इसी तरह पुस्तकम, पुस्तक शब्द हो गया अर्थ तत्व, मूल शब्द है। अर्थ तत्व किसे कहेंगे, मूल पद को, प्रातिपदिक को, उसको हमने रख लिया पुस्तक को एक कॉलम में, दूसरे कॉलम में हमने अम को रख लिया, सुओजस अमोटसस, याद है। तो वहां पर हमने क्या किया, मां हलंत को रख लिया, पुस्तकम के मां हलंत को, और बाद में उसके ब्रैकेट में हमने लिख लिया अम, और उसको और अधिक क्लैरिटी के लिए हम लिख लेते हैं नपुंसक लिंग। पठित्वा, पठ लिखा, अर्थ तत्व हुआ, संबंध बना, त्वा अर्थात ब्रैकेट में क्त्वा प्रत्यय, गृहं गच्छति, वहां पर भी वही गृहं के साथ भी गृह लगाएंगे, प्रत्यय लगाएंगे। गच्छति में भी अर्थ तत्व की दृष्टि से गम धातु लिखेंगे और संबंध तत्व की दृष्टि से वहां पर ति लिखेंगे, ब्रैकेट में टिप प्रत्यय लिखेंगे। अब मूल विषय यह है कि यह आपको अभ्यास करना है, और आपको अभ्यास करते रहने के कारण तभी आपको किसी भी वाक्य के अर्थ तत्व और संबंध तत्व का उल्लेख मिलेगा। कालांतर में जब हम लोग वाक्य विज्ञान पढ़ेंगे तो उस वाक्य को समझने के लिए एक नई विधा अपनाई जाएगी, जहां पर कि हम उद्देश्य और विधेय की चर्चा करते हैं। क्योंकि आपने बचपन में व्याकरण में पढ़ा होगा कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। हर वाक्य में उद्देश्य होता है और विधेय तत्व होता है, तो उसका तो उल्लेख यहां नहीं करना है, वो विस्तृत उल्लेख हो जाएगा। लेकिन ये चीज को समझना जरूरी है मित्रों। मैं एक बार सार रूप में आपके सामने कहूं, सार रूप में उपस्थित करूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। हमने मूल शब्द को जानने का प्रयास किया, जिसे प्रातिपदिक कहते हैं। हमने प्रत्यय को जानने का प्रयास किया, जिसे कि मूल शब्द में जो लगने वाले जो अन्य तत्व होते हैं, जिससे मूल शब्द में विकार उत्पन्न होता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह हमने पद शब्द को इंट्रोड्यूस किया आपके सामने, पद का लक्षण दिया, पद किसे कहते हैं, सुप्तिंगंतम पदम की बात की, और उस सबसे जरूरी जो संस्कृत भाषा की एक विशेषता आपके सामने प्रस्तुत की, वह थी ना विभक्तिकम पदम प्रयुंजित, उसको आपके सामने प्रस्तुत किया। तो इस तरह से हम आकृति मूलक वर्गीकरण में प्रवेश करेंगे, और आकृति मूलक इस वर्गीकरण को जानने के लिए हम सविस्तर अपने अगले व्याख्यान में जानने की कोशिश करेंगे कि इसके भेदोपभेद कौन कौन हैं, और उन भेदोपभेद को समझने के लिए हम किन किन भाषाओं से किस किस प्रकार के उदाहरण लेते हैं, उसको जानेंगे। मित्रों, आप लोगों ने ध्यान से सुना, और जैसा आपने पाया कि आपकी प्रतिक्रिया, आपकी टिप्पणी, आपके प्रश्नों का हम उत्तर भी देते हैं, तो आप लोग प्रश्न पूछें, अपनी प्रतिक्रिया दें। हम पुनः आपके साथ आपके प्रश्नों के उत्तर को लेकर के उपस्थित होंगे। आपने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।